हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अगर हम वर्ल्ड के टफ एग्जाम्स की बात करें तो एक नाम उसमें आईआईटी जेई भी आता है, जो कि इंडिया का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। इसके दो चरण होते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस। और अगर इसमें सफलता प्रतिशत की बात करें तो इसका सक्सेस रेट 1% से भी कम है। और बच्चों, इतने हार्ड एग्जाम में, इतने टफ एग्जाम में, इतने टफ कंपटीशन में अगर कोई बच्चा 12th के साथ ही सेलेक्ट हो जाए तो ये एक ड्रीम कम ट्रू जैसी स्थिति होती है और एक शाबाशी वाली बात होती है। और आज ऐसी ही शाबाशी को देने के लिए हमने बुलाया है कृष्णा भटनागर को, जो कि हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं। और ये आपको बताएंगे कि किस स्ट्रेटेजी से इन्होंने 12th के साथ ही ये झंडा गाड़ दिया और 99.15 परसेंटाइल के साथ जनवरी अटेम्प्ट 2024 में एनआईटी यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने प्राप्त किया। चलिए आइए बात करते हैं कृष्णा से। तो कृष्णा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बहुत आपको बधाई। और आपने जो किया वो इतना आसान नहीं है, वो काफ़ी टफ होता है। तो आपकी इस बातचीत से एक तो जो एस्पायरेंट्स हैं उनका ये मनोबल बढ़ेगा कि 12th के साथ हम कैसे प्रिपरेशन करें, और आप जो अपना स्ट्रेटेजी उनके साथ शेयर करेंगे उससे वो अपनी कुछ स्ट्रेटेजी प्लान कर पाएंगे। कृष्णा, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 11th 12th और जेई की जर्नी कैसी रही आपकी, मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, कैसे किया आपने, थोड़ा सा सभी को बताएं। तो सर 11th में तो थोड़ा मतलब सब नए होते हैं, क्योंकि तो सबको इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है जितने भी 11th के बच्चे होते हैं। तो मेरा भी वैसे ही एक्सपीरियंस रहा था। अब 11th में ऐसा था कि मुझे पता था मुझे करना है जेई, मतलब ये बिल्कुल क्लियर था कि क्लियर भाई था। करना तो जेई है। 10th के बाद मतलब से क्लियर था। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम जेई करें, नीट करें या कंपटीशन की तैयारी करें भी ना करें, तो आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था। ठीक। तो 10th के बाद क्लियर तो था ही कि जेई करना है, लेकिन बस पता नहीं था कि करना कैसे है। मतलब हार्ड वर्क था, डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन जी। तो वो 11th में उसकी काफ़ी गलतियां हुई भी, जैसे आज के टाइम में बच्चे करते ही हैं कि खूब सारे मॉड्यूल इकट्ठा कर लिए, खूब सारी पीडीएफ इकट्ठा कर ली, फोन बिल्कुल भरा पड़ा है, स्टोरेज बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी नोट्स वगैरह इकट्ठा कर लिए। दुनिया मतलब भर के ऐसा नोट्स। लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा चीजें करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। तो उस टाइम पे मेरे को लगा ऐसा 11th में, और मैंने किया भी वैसा काम। हम्म। 11th के आखिरी आखिरी तक समझ में आया कि सिलेबस बहुत बड़ा है, कुछ पढ़ाई हो नहीं पाएगी इस तरह से, और अगर हो भी गई तो रिवीजन नहीं होगा। तो उसके बाद जब 11th खत्म हुई तब मेरे को ये बात समझ में आ गई। तो 12th से जब मैंने वापस ढंग से स्टार्ट करी तैयारी, तब सब कुछ ऑन द एकेडमिक कमबैक हुआ एकदम। चलिए, सब कुछ फिर ऑन द ट्रैक रहा पूरी 12th, और फिर जनवरी के साथ जेई की परसेंटाइल निकली। जनवरी के साथ ही आपका सिलेक्शन हुआ। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात ही बहुत शानदार निकल के आई है कि शुरुआत में जब हमें क्लियरिटी नहीं होती है तो हम बहुत सारी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, और अक्सर बच्चे यूट्यूब पर करते भी हैं। इस टीचर को फॉलो करेंगे, उस कोचिंग को फॉलो करेंगे, पीडीएफ नोट्स उठाएंगे, इवन वो आपका जो टेलीग्राम होता है वहां से नोट्स उठाएंगे। तो कृष्णा का कहना है इतने की जरूरत नहीं है, मतलब इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। और उसका नतीजा आप देख भी रहे हैं कि कृष्णा आज यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। कृष्णा, अक्सर बच्चे भी और खासकर पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर अगर हम बोर्ड के साथ जेई या नीट की प्रिपरेशन भी करते हैं, और अगर जेई की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि जेई थोड़ा सा हार्ड माना जाता है एज कम्पेयर टू नीट, तो क्या हमारी परसेंटेज कम हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं हम बोर्ड में फेल हो जाएं? तो इस पर मैं चाहूंगा कि आप जरूर एक बार बताएं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये बात जानना चाहते हैं कि ये मिथ है या ट्रूथ है कि जेई के साथ अगर बोर्ड की प्रिपरेशन की जाए तो बोर्ड की परसेंटेज डाउन हो जाती है। सर ये आधा सच है। अच्छा। आधा सच मतलब इस तरह से कि जो है सही टाइम पे स्विच करना आना चाहिए। जैसे अच्छा, जो है मैं अपना बताता हूँ आपको। थोड़ा डिटेल से बताओ। ठीक। जैसे जनवरी की शिफ्ट थी मेरी, 2024 जनवरी शिफ्ट थी मेरी। तो जनवरी में मैं जनवरी तक मैं प्रॉपर मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहा था अपनी। अच्छा, आप मेंस जेई मेंस फर्स्ट एग्जाम के लिए बढ़िया तैयारी कर रहे थे। और मेरा 1 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ जैसे ही, तो उसी टाइम में बोर्ड पे स्विच हो गया। अच्छा। क्योंकि जो है बोर्ड में नंबर इस तरह से नहीं मिलते कि आपको आप टिक मारोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। यस यस। जो भी चीज मतलब जो भी जानकारी आपको चाहिए होती है, मतलब जो भी जानकारी आपके पास होती है उसको ढंग से लिखना आना चाहिए, उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एक वे देना चाहिए, वे देना आना चाहिए। वो सब चीजें होती हैं। उसके लिए 1 महीना मैंने तैयारी की बोर्ड की, कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे कोई डेरिवेशन आया तो वो लिखते हैं, कोई चीज अगर कोई मैकेनिज्म आता है जैसे केमिस्ट्री में तो उसको कैसे दिखाना है। मतलब आता तो है बट उसे रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंटेशन के ही मार्क्स होते हैं क्योंकि मतलब उसमें नॉलेज भी है प्लस रिप्रेजेंटेशन भी है। तो आपने सही समय पर उसे स्विच किया। कोर्स कितने समय में पूरा कर लिया था आपने 12th का?
कोर्स मैंने अराउंड क्योंकि उसके बाद जेई की प्रिपरेशन भी करनी थी। मैंने अराउंड नवंबर नहीं अक्टूबर हाफ तक खत्म कर लिया था। उसके बाद अपना रिवीजन पे आया। यानी लगभग आपको 2 महीने जेई के लिए मिल गए। उससे पहले आपने वो बेसिक कोर्स खत्म किया जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, कृष्णा की बात से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। उनका कहना ये है कि प्रिपरेशन से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मार्क्स डाउन जाएंगे, बट प्रिपरेशन में अगर एक तरीके का आपने रूल फॉलो नहीं किया, एक तरीके की स्विचिंग आपने अगर फॉलो नहीं करी, तो आपका नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने अक्टूबर तक अपना कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने जेई को फोकस करके तैयारी करी। जैसे ही जनवरी में उनका अटेम्प्ट पूरा हुआ, तुरंत बोर्ड में कैसे लिखते हैं, डेरिवेशंस कैसे बनाते हैं, वो सब पे वापस आ गए। तो ये जो मेथोडोलॉजी है, ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प करेगी ये समझने में कि हमें तैयारी में एक्चुअल में क्या एलिमेंट्स डालने हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात हमें कृष्णा ने बताई। और बच्चों, इसमें एक चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा। देखो, पूरे साल की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कमरे में सामान इकट्ठा करते हैं कि आप ये ले आए, आप वो ले आए, आपने ये कंसेप्ट ले लिया, आपने वो कंसेप्ट ले लिया। वो पूरे साल की पढ़ाई सामान इकट्ठा करने जैसी है। और वो जो लास्ट के 2 महीने होते हैं, वो चाहे जेई के लिए हो या बोर्ड के लिए, वो बिल्कुल ऐसे है कि अब हम उस सामान को कमरे में सजा के कैसे रखेंगे, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से कृष्णा ने डिफाइन किया है और मेरी बात भी उसमें मैंने जोड़ दी है। अब आप खुद अपने लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान करें और आपको आगे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बोर्ड के साथ अगर जेई की प्रिपरेशन होती है तो आपके मार्क्स गिरेंगे। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। ठीक कृष्णा, ये बहुत बढ़िया आपने बच्चों को बताया। इसके अलावा बताओ कि फिजिक्स में शायद आपकी परसेंटाइल हाईएस्ट आई है अपने मार्क्स में 99.85, जो कि एक बहुत बढ़िया परसेंटाइल होती है। और मैं समझ के चलता हूँ 25 में से लगभग 22 या 21 क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होंगे। तो एक बार बच्चों को बताओ, क्योंकि फिजिक्स एक फोबिया की तरह है, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो। आप जितनी भी वेब सीरीज देखेंगे जो कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर है, उनमें सब में फिजिक्स को ही एक फोबिया के फॉर्म में दिखाया है। इसका मतलब सच में भी कुछ ऐसा है? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ बच्चों को। फिजिक्स में आपने तैयारी कैसे करी? फिजिक्स में मतलब थोड़ा बहुत होता भी है, जैसे फिजिक्स 11-12 की काफी बड़ी है, तो उसमें जो है कई सारे चैप्टर डिवाइड होते हैं। तो उसमें कुछ चैप्टर्स हार्ड होते भी हैं एक्चुअल में, कुछ चैप्टर आसान होते भी हैं। तो पहले उन आसान चैप्टर पे फोकस करना होता है, क्योंकि नंबर तो क्योंकि वही दिलाएंगे ना आखिर में। उनके बाद हार्ड चैप्टर पे आएंगे। मुझे ध्यान है 11th में एक रोटेशन है जिसको बार बार आप भी मुझसे बोल रहे थे कि सर इसे एक बार और बता दो। हाँ। और उसमें से कुछ टॉपिक्स हमने बाद में भी डिस्कस करे। नहीं, सही है बिल्कुल। तो सबसे पहले कैटेगराइजेशन कर लें और उसके बाद तैयारी करें। जैसा पेपर आया है, मतलब प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस देख करके जो भी मतलब जो भी सवाल की ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कि जो सवाल ज्यादा किसी कंसेप्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उन सबको ध्यान में रखना चाहिए या उसे नोट कहीं कर लें तो ज्यादा बेटर कर लेना चाहिए। वो और भी ज्यादा अच्छा वो और भी अच्छा है। आपने क्या किया था? सर मैं तो ध्यान में ही रखा था। अच्छा। अब गलती तो सबसे होती है ना, तो मेरे से भी हुई। अच्छा, तो मैंने तो ध्यान में रखा, लेकिन बस हो गया। अच्छा, कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करने के लिए कहेंगे बच्चों से? कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल फॉलो करने के लिए कहेंगे? कोई पीडीएफ ऐसा कुछ, या सेल्फ नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट? सेल्फ नोट्स तो बनाने ही चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है ना, बच्चे अक्सर ना किताबों में बड़ा परेशान रहते हैं कि सर हम सिनगेज ले लें या हम कोई दूसरा मॉड्यूल ले लें, एचसी वर्मा ले लें। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है वो किताबों में घूमते रहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा एक बार बताओ कि क्या ठीक, आपके हिसाब से क्या ठीक? आज के टाइम में तो मेंटर्स इतने अवेलेबल हैं, आप अवेलेबल हो, तो किसी से भी पूछ के बस एक किताब चाहिए होती है पढ़ने के लिए। बस वो एक किताब को स्टैंडर्ड किताब बना लिया और आपको आनी चाहिए। 2 साल फॉलो कर लिया। ये बिल्कुल ठीक बात कृष्णा ने बताई। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं अक्सर अपनी क्लास में ये बताता हूँ कि आप 10 मटेरियल उठाएंगे और उसमें से कुछ भी ना करें, इससे बेहतर है एक किताब उठाओ, थोरोली करो। तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैथ्स को कैसे हम आगे बढ़ाएं? क्योंकि मैथ्स में मैंने देखा है अक्सर परसेंटाइल मैथ्स में पीछे रह जाती है, और शायद आपकी भी मैथ्स में पीछे थी। तो थोड़ा सा, क्योंकि आपने वो चीज़ करी है, तो आप बता पाएंगे क्या गलती है? मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे बड़ी डिमांड है। अच्छा, उसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, थ्योरी पढ़ लोगे कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। लेक्चर्स देखते रहते हैं बच्चे, लेक्चर देखना, थ्योरी देखना, कोई फायदा नहीं। वन शॉट, मतलब मैथ्स में वन शॉट का मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या ही होगा। जब तक वैरायटी ऑफ सवाल आपको नहीं पता कि इस टाइप के इतने सवाल बन सकते हैं, इस टाइप के इस तरह से भी सवाल बन सकता है, इस टाइप का ऐसा सवाल आया तो क्या करना है, तो ये चीज पता होनी सबसे मतलब एक माइंड मैपिंग, एक माइंड फ्रेमिंग होता भी तभी है जब क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं उस टाइप के। अच्छा, अब वो फिर उसमें हल्का सा भी डेविएट हो जाता है ना, जैसे जेई का ट्रेंड पता ही है सबको, तो उसमें हल्का सा भी अगर डेविएट हो जाता है तो वो कर सकते हैं सवाल, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी है तो। अच्छा, मेरा एक सवाल है,
मैं बीच में रोक के पूछूंगा। मान लो किसी बच्चे ने एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा रखे हैं, एनसीईआरटी अपने नोट्स बना रखे हैं और वो बोर्ड के पीवाईक्यू वगैरह करके गया है, तो जेई में उसके क्या चांस है अगर उसने जेई जैसे क्वेश्चन नहीं लगाए? मतलब कुछ बनता है या वो बिल्कुल आउट हो गया गेम से? मैथ्स में तो चांस नहीं है, मैथ्स में दिक्कत आएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? फिजिक्स में तो जेई का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो है आजकल के पेपर सब लोग देख ही रहे हैं, बोर्ड के पेपर कितने हाई लेवल के आ रहे हैं। हाँ, तो वो तो बोर्ड के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। आईआईटी जेई के पुराने सवाल डाले जा रहे हैं। यहाँ मैं रोक कर बताना चाहूंगा, 2025 में जो बोर्ड का पेपर हुआ है उसे लोग टफेस्ट बता रहे हैं, लेकिन जो कृष्णा के टाइम का पेपर था उसमें भी बिल्कुल यही स्थिति थी, लेकिन हमने उनको पहले ही बताकर भेजा था कि पेपर इस लेवल का आएगा। तो इस पर जरा एक बार बताएं कि किस तरीके से आपने उसमें 95 किया जबकि वो टफेस्ट एग्जाम था। वो बस सबसे बड़ा फायदा मुझे इस चीज का यही हुआ कि मैं क्योंकि जेई की तैयारी कर रहा था, तो उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ मुझे, जिस वजह से फिजिक्स में संभाल पाया अच्छे से। बाकी केमिस्ट्री तो ऐसे आराम से हो जाती है। अच्छा, जो क्वेश्चन टफ था उसके साथ क्या किया? छोड़ दिया या अटेम्प्ट कर दिया, जो समझ में आया वो लिख दिया? वो तो एक तरह की मतलब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा। कि सबसे पहले आसान सवाल कर लिए, उसके बाद वो वाले सवाल कर लिए जिसमें कैलकुलेशन टफ होती है, लेकिन हो जाएंगे। अब सारे सवाल हो गए जितने में से आप नंबर निकाल सकते हो। अब अगर टाइम बचा आपके पास तो आप उन सवालों पे जाओ जो हार्ड हैं, जो आपसे हो नहीं पा रहे, उन पे सोचो। अच्छा, अब जैसे बोर्ड का एग्जाम क्योंकि सब्जेक्टिव होता है तो आप उसे उसके बारे में मैक्सिमम जो जानते हैं वो लिख कर आए, छोड़ के ना आए। हाँ, तो ये स्ट्रेटेजी कभी भी टफ पेपर हो तो यही तरीका भी है, बोर्ड में मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो बच्चों, ये उन बच्चों के लिए कृष्णा ने गाइडलाइन दी और उसने समझाया कि अगर आप बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको एक लेवल का क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द सिलेबस है। मैं उसको ऐसे भी कहता हूँ, आप उस पर जेई का ठप्पा लगा के उसे छोड़ नहीं सकते, मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट इट। खैर, अच्छा, केमिस्ट्री में कैसे करना चाहिए चीजों को, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपकी परसेंटाइल अच्छी है। केमिस्ट्री में फिजिकल 3 टाइप की केमिस्ट्री होती है, तीनों की अलग अलग डिमांड होती है। फिजिकल क्वेश्चन डिमांड करती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा रिवीजन मांगती है। अच्छा, कई बार रिपीट करो उसको, रिपीट करते रहो। ठीक है। मैं आपको बता दूं, अपनी 2 साल की जर्नी में 40 बार रिवाइज किया है ऑर्गेनिक को। मतलब ये सुन के भी मतलब मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। हाँ। मतलब 40 बार, क्योंकि देखो कृष्णा मुझसे फिजिक्स पढ़ा है तो केमिस्ट्री पे मैं बहुत ज्यादा उससे बात नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे उसने बताया कि 40 बार उसने ऑर्गेनिक गिन के रिवाइज करी है। ये बड़ा नंबर हो जाता है और इससे बहुत सारे बच्चों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने पढ़ लिया तो अब उन्हें सब आ जाना चाहिए, मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। भाई, तुम्हें कई बार रिपीट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक के बाद बचता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या किया आपने? इनऑर्गेनिक थोड़ी सी हल्की रखी मैंने, मुझसे ज्यादा याद हो नहीं पाया था। अच्छा। जब ऑर्गेनिक पे इतना ज्यादा फोकस दे दिया तो इनऑर्गेनिक पे कर नहीं पाया था। लेकिन इनऑर्गेनिक का भी सेम है, उसमें और ज्यादा बार बार रिवीजन डिमांड होता है। अच्छा, तो उसमें भी मल्टीपल रिवीजन किया आपने? उसमें बहुत। अच्छा, उसमें ऑर्गेनिक से ज्यादा। पॉडकास्ट में ना उमेश आए थे, उमेश ने भी नीट की प्रिपरेशन के दौरान ये बताया था कि उसने चीजों को, मतलब खासकर केमिस्ट्री को मैं फोकस करके बोल रहा हूँ, कि उसने केमिस्ट्री को लिख लिख के याद किया था, मतलब मैक्सिमम टाइम्स वो लिखता था चीजों को। तो ऐसी भी कोई फर्क पड़ता है इस बात से कि आप बार बार पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं? बस फर्क इतना है कि मैंने जैसे 40 बार रिवाइज किया, अगर मैं लिख के करता तो शायद मेरा 15 में खत्म हो जाता। हाँ, तो मतलब बेनिफिट तो मिलता है। हाँ। तो अगर आप लिख के करेंगे तो और भी बेहतर है। खैर, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ओवरऑल सब अच्छा हो गया, बोर्ड में भी अच्छा हो गया। अब मैं बस ये जानना चाहूंगा, मेंस के बाद आपका जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद एडवांस के लिए बीच में काफी टाइम था, बीच में बोर्ड भी था, मैं मानता हूँ एक प्रेशर था, बट एडवांस में हमारा जो सक्सेस है वो उतना बढ़िया नहीं हो पाया, उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि जो जेई मेंस तो निकाल लेते हैं बट एडवांस में वो पीछे रह जाते हैं। इसका क्या आपको लगता है कि क्या गलती वो लोग करते हैं और क्या उन्हें करना चाहिए? सब गलती इसमें ये होती है कि जेई की जर्नी को 2 साल का मानते हैं। अच्छा। 2.5 साल की होती है। अच्छा, क्योंकि एडवांस मई में होता है। अच्छा, तो ये बहुत मतलब आपने एक लॉजिकल बात कही है। वैसे मेन गलती मुझसे हुई यही, मेरा फर्स्ट फेब को एग्जाम खत्म हुआ और उसके बाद मैं इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में चला गया कि बस मई तक कुछ पढ़ ही नहीं पाया कि अब तो भाई हो गया, अब तो हम कर ही लेंगे। हाँ, तो बस उसी वजह से एडवांस रह गया। बच्चों, इसमें मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा, जेई मेंस में तीनों सब्जेक्ट का कंबाइन इफेक्ट स्कोर देखा जाता है, जबकि एडवांस में आपको अलग अलग कट ऑफ्स क्लियर करनी होती है। ये जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि भाई बच्चे ने जेई मेंस निकाल लिया, एडवांस क्यों नहीं निकाल पाया। तो उसके पीछे का लॉजिक ये भी है एक, कि उसमें मैथ्स में अलग कट ऑफ निकालनी होती है, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग। हो सकता है बच्चे के 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हों और तीसरे में खराब हो गया हो,
तो ये भी एक बड़ा रीज़न है, एडवांस को टफ इसलिए भी माना जाता है। खैर, कृष्णा आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें शायद बच्चे सीख पाएंगे, क्योंकि हम नीट के तो पीछे हमने 2 पॉडकास्ट किए हैं, ठीक है ना। उमेश आया था, उसके बाद अभिनव आया था, एक 4 साल का ड्रॉपर था, एक ने पहले ही अटेम्प्ट में निकाल दिया था, और आज कृष्णा बैठे हैं जिन्होंने 12th अपेयरिंग जेई निकाला है। तो बच्चों की वैसे भी मुझसे डिमांड रहती है कि सर जेई वाले किसी एस्पायरेंट से बात करिए या उसका इंटरव्यू कराइए। तो एक लास्ट बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रैक्शन है जो सोशल मीडिया पर, क्योंकि आपने भी ऑनलाइन चीज़ें करी हैं, तैयारी करी हैं, तो जो डिस्ट्रैक्शन है उसे कैसे अवॉइड किया? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर हमें पता है कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, बट हम कुछ कर नहीं पाते, हम हमारे अंदर एक तरह से होता है ना, एडिक्शन हो चुका है उसका। तो हालांकि जो भी चीज़ें मैं समझा सकता हूँ वो, लेकिन एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताओ कि वेब सीरीज, गेमिंग, ये जो ऑनलाइन में जो हम पढ़ते हैं ये सब भी वहाँ अवेलेबल है, इससे खुद को कैसे बचाया? आज के टाइम में बचाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सबको इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि इसके फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, सब रील्स के एल्गोरिथम इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं कि जो है अच्छे जो है एडिक्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब डेढ़ उनको उन्हीं के जैसी चीजें मिलने लगती हैं, वो इसलिए स्विच भी नहीं कर पाते, कब लग गया वो पता ही नहीं चलता है। तो इसमें मेन बात तो यही है कि बार बार खुद को रिमाइंड कराता रहना चाहिए कि जो है जेई की तैयारी चल रही है, ऐसे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना। और अगर बिल्कुल एक्यूट वाली वो हो गई है, क्या नाम है, कंडीशन, तो उसमें फिर तरीके अपना सकते हैं कि पहले आपने 3 घंटे को छोड़ा, अच्छा, फिर ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर को देख लिया 5-10 मिनट, फिर 4 घंटे को छोड़ा, फिर देख लिया थोड़ा सा, मतलब बीच में पढ़ाई करी और टारगेटेड कर लिया उसको, कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा तभी देखूंगा। फिर 8 घंटे को छोड़ा, फिर 12 घंटे को छोड़ा, फिर 1 दिन को छोड़ा, फिर तुम्हें धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा, फिर वो अपने आप ही फिर आदत में चला जाता है। 3-4 दिन हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि 3-4 दिन हो गए हमने कुछ स्क्रॉल नहीं किया। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई कृष्णा ने कि अगर आपको किसी आदत को, पहली बात तो इस आदत में फंसना नहीं है, खुद को ये याद दिलाना है कि भाई मैं एक नीट या जेई एस्पायरेंट हूँ और मुझे मेरा लक्ष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों से। लेकिन अगर आप फंस गए हो तो ये उन बच्चों के लिए है जो इस समय फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने 11th में थोड़ी गड़बड़ कर ली है, क्योंकि कृष्णा भी कह रहा है कि पढ़ाई तो मैं कर रहा था लेकिन मेरी चीज़ें अरेंज नहीं थी उस समय तक, मैंने 12th में कम बैक किया। तो 12th वाले बच्चे इसे ध्यान से देखें, कम बैक कैसे करना है। नंबर 1, खुद को याद दिलाइए कि भाई मुझे तैयारी करनी है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो टाइम का डिले करिए, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, एक टारगेट बनाइए मैं इतना पढ़ूंगा, उसके बाद मैं मोबाइल चलाऊंगा, तो धीरे धीरे तुम्हें वो चीज़ समझ आएगी। तो बहुत अच्छा लगा कृष्णा आपसे बातचीत करके। बस जाते जाते अगर एस्पायरेंट्स को आप कुछ कहना चाहें जर्नी के लिए। एस्पायरेंट्स को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर सिलेक्शन एक बार को नहीं होता है तो सिलेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप जिस 2.5 साल की या 2 साल की प्रोग्रेस से गुजरे वो इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ही है, क्योंकि अगर 2.5 साल आपने मेहनत करनी सीख ली, 2 साल आपने मेहनत करनी सीख ली, तो फिर आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। हाँ, मतलब ठीक है आईआईटी नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ भी हो IQ, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का हो जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो फिर आगे जाके। कभी आपको किसी चीज से पेपर फोबिया जो होता है वो कभी नहीं होगा, किसी चीज का डर नहीं लगेगा, हर चीज लगेगी कि हाँ ये तो आसान है, कर लूंगा मैं आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी सीख कृष्णा ने आपको बताई कि भाई आपको डरना नहीं है, और अगर नहीं भी होता है तो जो आपने सीखा है, जो आपने जिस प्रोग्रेस से या जिस प्रोसेस से आप गुजरे हो, ठीक है ना, वो आपके साथ हमेशा रहेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज कृष्णा से बात करते हुए मुझे ये भी लगा कि मेरी 2 साल की मेहनत सफल हुई, क्योंकि मैं अक्सर क्लास में बच्चों को यही सब सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर एग्जाम नहीं भी निकले तो भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपने सीखा क्या। इसी के साथ आज की बातचीत का दौर यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।